जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास का टाइम चेंज किया है, इस वजह से 5-10 मिनट लेट हो गए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि सर को याद नहीं रहा कि आज की जो टाइमिंग है वो पौने 7 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तकसीम बंगाल पे। तकसीम बंगाल जो है ये एक अहम टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, और हर पेपर में जितने भी लेक्चर हिस्ट्री के हुए हैं 2017 से लेकर 2021 तक, उसमें से इसका एक या दो क्वेश्चन जरूर आए हैं। इसीलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। तो स्टार्ट करते हैं तकसीम बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जी। तकसीम बंगाल। तकसीम बंगाल वो वाक़या है कि जिसने बरसगीर पाको हिंद के अंदर हिस्ट्री को बड़ा तेज कर दिया। इसकी वजह से मुसलमानों ने, जो कि पहले बहुत सुस्त कह लें, काहिल कह लें, सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व थे, अब उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज़ तेज़ कर दी। और अब उनको पता चल गया कि जो हिंदू है ये मुतसब हैं, ये हमें कह लें कि हमारे जो मामलात हैं उनको ख़राब करने के दर पे हैं। अगर हमें नफ़ा होता है मुसलमानों को तो ये चीज़ उनको नहीं भाती, वो हमारा नुकसान करने के दर पे है। तो तकसीम बंगाल से मुसलमानों के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। तो इसके बाद ही मुस्लिम लीग कायम हुई थी 1906 में। तकसीम बंगाल 1905 में हुई, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी उसका क्याम 1906 को हुआ था। इसलिए एक बेदारी की लहर थी तकसीम बंगाल, ये वजह बनी थी। अब हम इसकी मेन काज पे आते हैं कि तकसीम बंगाल क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और तकसीम बंगाल के जो अहम वाक़यात हैं वो आज हम पढ़ते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़रूर आएंगे। तो तकसीम बंगाल की वजह क्या थी, सबब क्या थी? तकसीम बंगाल के असबाब। तकसीम बंगाल के जो असबाब हैं उसमें जो पहला सबब है वो है वुसत। वुसत का मतलब आपको पता है, वाइड इंग्लिश में, या वसी नज़र। कि जो सूबा बंगाल था ये सबसे बड़ा सूबा था एट दैट टाइम। उस वक्त जो था इंडिया के अंदर जितने भी सूबे थे उसमें ये सबसे बड़ा सूबा था। बहुत वसी और ईज 1,99,000 मुरब्बा मील इसकी जो एरिया था। बंगाल का रकबा बंगाल का रकबा 1,99,000 मुरब्बा मील था। इतना बड़ा सूबा था ये। और इतने बड़े सूबे में इसमें असम, उड़ीसा और बंगाल, यानी कि मशरकी बंगाल, मगरबी बंगाल, ये मिलाकर एक सूबा बनता था। और मुगल एरा, जब मुगल दौर था तो तभी से ये तमाम इलाके इकट्ठे थे। सेहलट, असम, उड़ीसा, तो नौशाही की पहाड़ियाँ, ये इतना बड़ा सूबा था। तो इसका इंतज़ाम चलाना एक अकेले गवर्नर के पास में नहीं था। इतने बड़े सूबे का इंतज़ाम, देखभाल करना वसी और ईज था। और इसकी जो आबादी थी वो थी 80 मिलियन।
इसकी आबादी कह लें कि 8 करोड़ के लगभग इसकी आबादी थी, 80 मिलियन आबादी थी इसकी, बंगाल की। तो इतना वसी और अरीज सूबे को जो मामला थे वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहे थे, तो इसलिए इसकी जरूरत पेश आई कि इसको तकसीम कर दिया जाए। अच्छा जी, पहले तो गैर मामूली वसत या वसत, वहां मैंने वसत लिखा हुआ है, यहाँ आप गैर मामूली वसत भी लिख सकते हैं। गैर मामूली आप समझते हैं कि जो मामूल के मुताबिक ना हो बहुत ज्यादा। पहला पॉइंट क्या था, गैर मामूली वसत। दूसरा था कि असम के इंतजाम। अब असम क्या है, बंगाल के अंदर ही एक इलाका था असम, वो भी बहुत बड़ा इलाका था जिसको अंग्रेजों ने 1853 में अलहदा कर दिया बंगाल से। तो जब इसको अलहदा कर दिया तो फिर भी ये बहुत बड़ा सूबा था। तो इन जो असम जो नया सूबा बना था, एक नए प्रेसिडेंसी बनी, उसके मामला चलाने के लिए जो गवर्नर थे या जो सरकारी अफसरान थे, ये आर्जी तौर पर इनकी तैनाती की जाती थी। पक्का पक्का जो सेक्रेटेरिएट होता है वो अभी तक असम में सेक्रेटेरिएट नहीं बना था, और जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे वो डेपुटेशन पे आते थे, थोड़ी मुद्दत के लिए आते थे, और जब वो उनकी मुद्दत पूरी हो जाती थी तो वो वापस चले जाते थे। इसलिए असम के इंतजाम भी जो थे वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहे थे। एक तो इसकी ये रीजन होगी। इसकी तीसरी रीजन है महदूद जराए रसलो रसाइल के। महदूद जराए रसलो रसाइल। अब रसलो रसाइल को उर्दू में रसलो रसाइल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन के वसाइल थे वो बहुत महदूद थे। ये बांग्लादेश पूरा जो है, जो आजकल जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ये पहले बंगाल कहलाता था। बंगाल जो था ये जोहड़ों, तालाबों, नदी नालों और दलदली इलाकों पर मुश्तमिल था। याद रखें कि ये दलदली इलाके थे, दरियाए नहरें यहाँ बहुत ज्यादा मिकदार में थी, इसलिए जो आमदोरफ्त है, सड़कें, रेलें, ये इतनी ज्यादा उधर नहीं थी। इसलिए ये बैकवर्ड एरिया था। जो सरकारी मुलाजमीन थे वो महीनों के बाद उधर पहुंचते थे अपनी ड्यूटी पे, तो जंगलों को अभी तक नहीं काटा गया था। इसीलिए ये दलदली और जंगलाती इलाका होने के सबब से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत महदूद था, बहुत कम था। चंद इलाकों में रेल या गाड़ी या सड़कों की सहूलत थी जो अहम अहम इलाके हैं। बाकी जो इलाके थे ये बैकवर्ड थे, वहाँ जराए रसल और साइल बिल्कुल महदूद थे। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। जराए रसल और साइल के बाद रसूल साल में एक चीज याद रखेंगे, जो गवर्नर था 5 साल में एक दफा पूरे बंगाल का चक्कर लगाता था, 5 साल में सिर्फ एक बार। अब आप इसकी वसत और आपकी ट्रांसपोर्टेशन का अंदाजा लगा लें कि जो गवर्नर था वो 5 साल में बड़ी मुश्किल से एक चक्कर पूरे बंगाल का लगाता था। उसके बाद तमद्दन और बोले में फर्क। ये जो बंगाल था ये मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में डिवाइड था। एक मशरकी जानब था और एक मगरब की जानब। जो मशरकी बंगाल था उसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, और जो मगरबी बंगाल था उसमें हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। मशरकी बंगाल में मुसलमान,
और मगरबी बंगाल में हिंदू। मशरकी बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे, मगरबी बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। इनकी बोली, इनका रहन सहन, इनकी सकाफत में बहुत ज्यादा फर्क था। एक ही इलाका था, एक ही सूबा था, लेकिन इसकी वसअत आप देख लें कि 1,99,000 मुरब्बा मील है। तो आप हिसाब लगाएं ये कितने किलोमीटर बनता होगा। तो इसलिए बहुत बड़ा इलाका था। तो दो, इतने बड़े इलाके में दो सकाफतें थी, एक मुसलमानों की मशरकी बंगाल और एक हिंदुओं की मगरबी बंगाल। और इनकी बोली, इनकी लैंग्वेज भी आपस में मुख्तलिफ थी। और जो मशरकी बंगाल वाले थे, इनकी बोली को हकारत से मुसलमानी कहकर पुकारा जाता था। मशरकी बंगाल के अंदर मुसलमान थे ज्यादा, इसलिए उनकी बोली, उनकी लैंग्वेज को मुसलमानी कहा जाता था। और हिंदू तासब बरतते थे कि ये जो इनकी जुबान है, लैंग्वेज है, ये मुसलमानी है। तमद्दन, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट की जगह मैं उधर लिख देता हूं। नजर आ रहा है इधर से थोड़ा सा? अच्छा जी, पांचवा पॉइंट है ज़रई पसमानदगी। मशरकी बंगाल जो था ये बहुत पसमानदा था, बहुत बैकवर्ड एरिया था एग्रीकल्चर के लिहाज से। और जो मगरबी बंगाल था वो बेहतर जमीन थी, और उसमें बड़े बड़े हिंदू जो थे वो मालिक थे जमीनों के। इसलिए मगरबी बंगाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर था, बड़े बड़े हिंदू जिम्मेदार थे, उनकी हजारों एकड़ों पर मुश्तमिल जमीनें हुआ करती थी। मशरकी बंगाल जो है, जमीनें इतनी फर्टिलाइजर या इतनी जरखेज नहीं थी। उसके अलावा यहाँ ज्यादातर मज़ारीन बसते थे मशरकी बंगाल में, क्योंकि मुसलमान थे, मुसलमान गरीब थे, और वो मज़ारीन का काम करते थे मज़ारों के तौर पर। इसीलिए ज़रई पसमानदगी यहाँ ज्यादा थी मशरकी बंगाल। छठा पॉइंट है जी, चटागांग का साहिल। अब जो चटागांग है ये भी बंगाल के अंदर था, और जो कलकत्ता था वो भी बंगाल के अंदर था। लेकिन जो कलकत्ता थी वो एक मॉडर्न पोर्ट थी, साहिल पोर्ट कह लें आप इसको। चटागांग ये भी पोर्ट है, पोर्ट का नाम है जहां बहरी सफर या बहरी जहाज लंगरअंदाज होते थे। तो चटागांग में जो था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं था पोर्ट पे, जो साहिल है उस पे। और बड़े बड़े जहाज़ों की भी खड़े होने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं बनाई गई थी। जो अंग्रेज़ों का माल होता था, जो वो बाहर को भेजते थे, बरामद करते थे, वो वहीं गल सड़ जाता था, महीनों पड़ा रहता था। जबकि कलकत्ता की जो बंदरगाह है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, ज़्यादा वेल मैनेज थी। इसलिए यहाँ ज़रूरत थी कि चटागांग के जो साहिल है, ये पोर्ट है, इसको भी बेहतर किया जाए। तो एक तो ये भी पीछे थी, ये भी अंग्रेजों के जेहन में था कि इसको हमने बेहतर करना है इंतजामी अमूर के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इसको बेहतर करना है चटागांव की जो है। और लास्ट पे पॉइंट लिख लें, तरक्याती कामों में रुकावट। अब जैसे कि पहले बताया गया है कि मशरकी बंगाल में जो था इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का, ट्रांसपोर्टेशन का इतना बेहतर नहीं था, दलदली इलाके थे, और दरियाए और जो नदी नाले बहुत ज़्यादा थे। इसलिए उधर जो मशरकी बंगाल में जितना भी पैसा आता था वो पहले तो लगाया ही नहीं जाता था,
आवाम की फलाह बहबूद पर, सड़कों पर, ज़राए रसूल रसाइल पर, तलीमी हवाले से भी बहुत पीछे था। जबकि जो मगरबी बंगाल था जिसमें कलकत्ता शामिल है वो बहुत मॉडर्न एरिया था, और जो बजट है वो ज़्यादा मगरबी बंगाल पे खर्च किया जाता था। मशरकी बंगाल पे जो बजट है वो बहुत कम खर्च किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये सवालात उठ रहे थे कि क्या हम जो हैं आवाम पब्लिक नहीं है, क्या हमें सहूलतें मैसर नहीं हो सकती जो मगरबी बंगाल में है, इसीलिए तरक्याती काम भी बहुत थोड़े होते थे। इसको देखते हुए ये तकसीम की ज़रूरत महसूस की गई। ये 6-7 पॉइंट थे जिनकी वजह से ये ज़रूरत पेश आई पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तकसीम बंगाल की। यहां तक क्लियर हो गया जी? इसको मैं रेज करने लगा हूं। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो बता दे, तो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूं। सर वीडियो नहीं आ रही। आप रीज्वाइन करें, रीज्वाइन करें उसको। ठीक है सर। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा जी, अब तकसीम, डिवीजन ऑफ बंगाल या पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की तकसीम जो है, सर वीडियो शो नहीं हो रही आपकी। आप चेक करें या आपको दोबारा सेंड करते हैं, दोबारा उनको रिज्वाइन करें। सारा तो क्लियर है। सर रिज्वाइन भी किया है फिर भी शो नहीं हो रही। यहाँ किसी और को भी शो नहीं हो रही जो दूसरे पार्टी? जी सर नहीं शो, सर किसी को भी शो हो रही। अच्छा, चले हम दोबारा जो है करते हैं, आप सेंड दोबारा करते हैं। लगता है मसला हो गया था जिसकी वजह से आपको जो वीडियो पहले नजर नहीं आई। पहले मैंने जितना भी पढ़ाया है क्या सब ने वो नहीं देखा? नहीं सर, ये सब कुछ आपने नजर आ रहा था, फिर एंड पे थोड़ा सा ना 2-3 मिनट अच्छा, आप वीडियो नहीं शो हो रही थी, बस आवाज आ रही थी। अच्छा, लेकिन वो सबने ले लिया है स्क्रीन। चले ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं तकसीम की तरफ, पार्टीशन की तरफ, कि अमली तौर पर ये तजवीज़ किसने पेश की थी। एक तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल आम किताबों में नहीं मिलता और लोग इसको कम याद करते हैं वैसे भी, कि ये तजवीज़ सर एंडर बोफ्रीजर ने पेश की थी। अमली तौर पर पार्टीशन ऑफ बंगाल की तजवीज़ जो थी ये सर एंडर बोफ्रीजर ने पेश की, जिसने संबलपुर का इलाका उड़ीसा में शामिल करने की तजवीज़ पेश की, या पूरा उड़ीसा जिसे हम उड़ीसा कहते हैं इंग्लिश में ORRIS उड़ीसा, सीपी में शामिल करने को कहा। सीपी मीन सेंट्रल प्रोविंस। उड़ीसा का जो सूबा है ये सीपी के साथ लगता है, सेंट्रल प्रोविंस से। एक यूपी आपने पढ़ा होगा बुक्स में हिस्ट्री के, और एक सीपी पढ़ा होगा। अच्छा जी, उस वक्त यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था और सीपी को सेंट्रल प्रोविंस। उन्होंने कहा कि ये पूरा इलाका जो है ये सीपी में शामिल कर दिया जाए। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जो
अपने मतहत सरकारी अफसरान थे उनको कहा कि एक कमेटी बुलाई और उनको कहा कि आप तजावीज़ मेरे पास लेकर आएं, इस पे पेपर वर्क करें पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और मुझे कोई ना कोई तजवीज़ पेश करें कि इस सूबे को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से इलाके किधर किधर शामिल करने हैं, मशरकी बंगाल में शामिल करने हैं या कि मगरबी बंगाल में। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने ये मसला अपने सरकारी जो है सेक्रेटरीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, उनके सामने पेश किया। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब 1905 में फरवरी 1905 में सरकारी अफसरों ने लॉर्ड कर्जन को ये तजवीज पेश की कि ये जो इलाके हैं ये 2 सूबों में तकसीम कर दिए जाएं, एक मशरकी बंगाल और एक मगरबी बंगाल। तो फरवरी 1905 में ये तजवीज लॉर्ड कर्जन को पेश की गई। यानी कि तजवीज का पूरा खाका, एक स्केच बना के उन्होंने लॉर्ड कर्जन को 1905 फरवरी 1905 में दे दिया। और सितंबर 1905 में, सितंबर डेट याद रखें, सितंबर 1905 में ये तजवीज लॉर्ड कर्जन ने मंजूर कर दी। सितंबर 1905 में ये तजवीज मंजूर कर ली गई, ये स्कीम मंजूर कर ली गई। और 16 अक्टूबर, अब आते हैं असल डेट की तरफ, जो पेपर में सवाल मोस्टली पूछा जाता है कि तकसीम बंगाल कब हुई, तो वो ये है उसका आंसर 16 अक्टूबर 1905 को तकसीम बंगाल हुई। ये है जी असल क्वेश्चन जो पेपर में बहुत दफा रिपीट हो चुका है, हिस्ट्री के पेपर में भी और पाक स्टडी के पेपर में भी, कि जो तकसीम बंगाल है ये कब हुई। तो आपने कहना है जी 16 अक्टूबर 1905 को तकसीम बंगाल हुई। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तकसीम बंगाल किसने की, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ये तकसीम बंगाल की थी। नाम याद रखना है, उस वक्त वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के दौर में, उसके टेन्योर में ये तकसीम बंगाल हुई थी। अब जब ये तकसीम बंगाल हो गई तो 2 सूबे अलग-अलग बना दिए गए। मशरकी बंगाल, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, उधर इधर क्या लेते हैं, नहीं जी, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। मशरकी बंगाल का जो रकबा था, मशरकी बंगाल का रकबा 1,06,640 मुरब्बा मील था। मशरकी बंगाल का रकबा 1,06,640 मुरब्बा मील था। और इसमें इसकी आबादी थी 3 करोड़ आबादी, ये रकबा आ गया, आबादी आ गई 3 करोड़ 10 लाख। मशरकी बंगाल की आबादी 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे। याद रखें कि 3 करोड़ 10 लाख में से
1,80,00,000 मुसलमान थे और मुसलमान मेजॉरिटी में थे, अक्सरियत में थे मशरकी बंगाल में। अब टोटल रकबे में से 1,99,000 में से 1,06,640 निकाल दें तो तकरीबन 80,000 मुरब्बा किलोमीटर, मुरब्बा मील जो रकबा था तकरीबन 80,000 लिख लें। ये था मगरबी बंगाल, ये मैंने पार्टीशन कर दिया जी, मशरकी मगरबी। अब इसकी आबादी कितनी थी? मगरबी बंगाल की आबादी थी 5,40,00,000। मगरबी बंगाल की आबादी थी 5,40,00,000 और जो मुसलमान थे वो थे 90 लाख। ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और मगरबी बंगाल में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। मुसलमान जो सिर्फ वो 90 लाख थे और ये अकलियत में थे। अच्छा जी, मशरकी बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया था? बम्पफील्ड को मशरकी जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, पहला गवर्नर। इसको इसके साथ बम्पफील्ड फुलर भी लिख लें आप, इसका पूरा नाम था बम्पफील्ड फुलर, BEMPFLYDFULLER, बैम्पफ्लेट फुलर जो था पहला मशरकी बंगाल का गवर्नर था जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। स्क्रीन बबल कर दी। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, आगे चलें। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आगे चलें, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे चलते हैं। जी सर आगे अच्छा जी, अब हुआ क्या कि जब तकसीम बंगाल हो गई तो जो हिंदू थे वो बड़े सख्त नाराज हो गए अंग्रेज गवर्नमेंट से
कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी है, ये बहुत गलत किया है। अब गलत क्यों किया है, इसकी वजह क्या थी, उनकी नाराजगी का सबब क्या था, वो क्यों परेशान हो गए तकसीम बंगाल से को लेकर। उसकी कई रीजंस हैं कि हिंदू जो साहूकार थे, पहली रीजन, वो नहीं चाहते थे कि जो मज़ारीन हैं, मुसलमान मज़ारीन, वो अलहदा हो जाएं, उनको भी हकूक मिल जाएं, वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुखालफत में, और इससे क्या हुआ, एक तरफ तो मुखालफत हो गई, हिंदू नाराज हो गए, दूसरी तरफ क्या हुआ कि मुसलमान बड़े खुश हो गए। मुसलमानों ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ है, और नवाब सलीमुल्लाह खान जो ऑफ ढाका, उन्होंने कहा ये अब जो मुसलमानों की बेचैनी और बेअमली है वो खत्म हो जाएगी। अब आते हैं मुखालफत के असबाब हिंदुओं के। मुखालफत कौन करता था, मुखालफत हिंदू करते थे। जितने भी हिंदू थे जो बंगाल के अंदर रहते थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई पार्टीशन की, वो सख्त मुखालफ हो गए। पहली मुखालफत किसने की, डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो आपने सुना होगा, अछूत लीडर डॉक्टर अंबेडकर। अब जो अछूत लीडर जो था डॉक्टर अंबेडकर, इसने कहा था कि हिंदू इस वजह से नाराज हैं तकसीम बंगाल को लेकर क्योंकि बंगाल का जो वसी और रीज इलाका और उड़ीसा का जो इलाका था, ये चरागाह थी हिंदुओं की, और जब तकसीम बंगाल होगी तो ज़ाहिर है उनका रकबा घट जाएगा, उनकी वो चरागाह खत्म हो जाएगी। इसलिए वो नाराज हो गए, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि तकसीम बंगाल हो और हमारे रकबे जो हैं वो कम हो जाएं, घट जाएं। पहली बात थी कि हिंदुओं का जो रकबा था, क्योंकि बड़े बड़े जिम्मेदार जो थे वो हिंदू थे और ये उनकी चरागाह थी। चरागाह का रकबा कम हो जाएगा, ये कहा था अछूत लीडर डॉक्टर अंबेडकर ने। यानी कि सबसे पहले था हिंदुओं की जो चरागाह थी उसका रकबा कम हो जाएगा, ये इसका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया वुकला का एहतजाज। अब वुकला क्यों परेशान थे तकसीम बंगाल से, उनको ये क्यों बात पसंद न आई, वो इसलिए कि जो मेजॉरिटी थी वुकला की वो हिंदू थे, मुसलमान कम थे, हिंदू ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टीशन हो जाती है या हो गई है, ये इसलिए हमें कबूल नहीं कि कलकत्ता जो है वो पूरे बंगाल में वहाँ हाई कोर्ट थी और उनका काम वुकला का बहुत अच्छा चल रहा था, सारा बर्डन कलकत्ता पे पड़ता था। अब उन्होंने कहा अगर ये मशरकी बंगाल अलहदा हो गया तो ज़ाहिर है जो ढाका है उधर भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सूबा नया बन गया तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट भी बनेगी। अगर हाई कोर्ट बनती है तो हमारे जो काम है ठप हो जाएंगे, जो वकील हैं वो अब मशरकी बंगाल से ही उठेंगे बनेंगे और वो मुसलमान होंगे ज़्यादा, इसलिए उनको ये बात पसंद ना आई कि हमारी जो फीस है, हमारे जो पैसे आते थे वो कम हो गए हैं, इसलिए उनको ये बात पसंद ना आई हिंदू वकला को, इसलिए उन्होंने एहतजाज किया, इसकी मुखालफत की। अब तीसरी इसकी वजह जो है मुखालफत की वो थी अखबारात, न्यूज़पेपर। जितने भी न्यूज़पेपर थे उस वक्त बंगाल के अंदर वो ज़्यादातर कलकत्ता में छपते थे और उनके जो एडिटर थे वो थे हिंदू। अब हिंदू नहीं चाहते थे कि हमारी जो अशात है अखबारों की, न्यूज़पेपर की, ये कम हो जाए। जाहिर है अब उन्होंने पता चल गया था कि ढाका से भी अखबार निकलेंगे,
जब ढाका से अखबार निकलेंगे तो हमारे अखबारों की मांग कम हो जाएगी, हमें जो पैसा आएगा वो थोड़ा आएगा। इसलिए उन अखबारों ने भी तकसीम बंगाल की मुखालफत की और उनके पीछे भी यही लॉजिक था, उनके पीछे भी हिंदू ही खड़े थे। एक ही लॉजिक था कि पैसा मनी वो बहुत थोड़ी आएगी, पैसा कम हो जाएगा, उनकी आमदन के जराए कम हो जाएंगे। ये तीनों चीजें ही एक जो है मुखालफत के सवाब थे। उसके बाद है जी हिंदू महाजन। हिंदू महाजन साहूकार। अब जो मशरकी बंगाल है यहाँ जो मेजॉरिटी थी मुसलमानों की थी और वो गरीब थे और मज़ाहिरीन थे। अब हिंदू जो साहूकार महाजन थे ये कर्ज देते थे सूद पर और उनसे सूद बहुत ज्यादा लेते थे। जब पार्टीशन हो गई उससे क्या हुआ कि उनको खतरा पड़ गया कि हमारे जो है अब आमदनी की जराए कम हो जाएंगे। अब जो है मशरकी बंगाल के अंदर ही लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिलेगा, तालीम बेहतर मिलेगी, मुसलमान पढ़ लिख जाएंगे तो वो मुलाजमतें करेंगे, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। जो हमसे कर्ज लेते थे, पैसा लेते थे, अब वो नहीं लेंगे तो हमारे जो काम धंधे बंद हो जाएंगे। ये भी हिंदू महाजनों की सोच थी, साहूकारों की। ये भी मुखालफत की असबाब की एक वजह है। अच्छा जी, अब आते हैं कांग्रेस के रोल की तरफ कि कांग्रेस ने क्या किया। मुस्लिम लीग तो उस वक्त बनी नहीं थी, इसलिए हम मुस्लिम लीग को इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम लीग 1 साल के बाद बनी थी। कांग्रेस जो थी उस वक्त नुमाइंदा जमात थी हिंदू और मुसलमानों की। हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुसलमान अकलियत में थे, इधर भी कांग्रेस के अंदर भी। अब कांग्रेस ने क्या किया कि स्वदेशी तहरीक चला दी। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कल जो हमने पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 धड़े थे, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे, एतदाल पसंद, वो उन्होंने खुशामदीद कहा तकसीम बंगाल को। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, बेहतर हो गया है, कोई मसला नहीं है इतना। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अपना इंतहा पसंद, जैसे बाल गंगाधर तिलक, अब उसको बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा जी ये क्या मसला हो गया, ये तो काम ही खराब हो गया, हमारे तो जो हकूक मारे जाएंगे, मुसलमान जो हमारे कंट्रोल में थे ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, स्वदेशी तहरीक चला दी। कल मैंने आपको बताया था कि 1907 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई थी, 2 धड़े बन गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो ये इसी की वजह से बने थे, तकसीम में बंगाल की वजह से। जब 1907 में सूरत का इजलास हुआ, सूरत एक जगह का मुकाम है बंगाल के अंदर, तो बाल गंगाधर तिलक इसने क्या किया कि इसने कांग्रेस के अंदर जो एतदाल पसंद लोग थे उनको ये बावर कराया कि ये जो तकसीम बंगाल है ये सही नहीं हुई, हमें मुखालफत करनी चाहिए। अब जो मॉडरेट थे वो चाहते थे चंद लोग कि ये ऐसा ना हो, हम कोई भी तहरीक हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ ना चलाएं, जो हो गया है बेहतर हो गया है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक और बैनर्जी, सरिंदर नाथ बैनर्जी, दो नाम याद रखें जो कि इंतहा पसंद थे
और 1907 में कांग्रेस का जो इजलास हुआ सूरत में, तो 2 धड़े बन गए। यही वो इजलास था जहां धड़े बने तकसीम बंगाल की वजह से, और उन्होंने स्वदेशी तहरीक चला दी। अब स्वदेशी तहरीक क्या है? स्वदेशी तहरीक ये है कि अंग्रेजों का माल का बाइकाट किया जाए। जो अंग्रेजों से माल लेते थे, कपड़ा लेते थे या दूसरी अशिया लेते थे जो बाहर से इंग्लैंड से आती थी, उसको उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया, और जो भी अंग्रेजों का माल रखता था उन्होंने उनकी दुकानों से उठवाना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये तहरीक चला दी, स्वदेशी तहरीक। और उन्होंने क्या किया कि 16 अक्टूबर 1905 को काले कपड़े पहने तहरीक के खिलाफ, और अपने मुंह पे कालक मली कपड़ों पे एहतजाज के तौर पर। और उन्होंने काली माता जो है उनके सामने ये कस्में खाई कि हम इसको मनसूख करवा कर रहेंगे, तकसीम बंगाल को ख़त्म करवा कर रहेंगे। और जो मुसलमान उनका साथ नहीं देता था तहरीक में, उनको वो मारते पीटते थे, जदोखोब करते थे, और उनका सामान दुकानों से उठवा देते थे या उनको तंग करते थे। अब एक और मसला बन गया कि हिंदू और मुसलमानों की आपस में दुश्मनी बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि मुसलमानों की आंखें खुल गईं कि तकसीम बंगाल की इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है हिंदुओं को। हम तो इनको अपना खैर खा समझते थे, हम तो भाईचारा जो के अवलंबरदार थे, हम समझते थे कि हमें इकट्ठी जो स्ट्रगल करनी चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन अब उनको पता चला कि ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं हकीकत में। तो स्वदेशी तहरीक का असर ये हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को मनसूख करना पड़ा। मनसूख कब किया? ये है लॉर्ड हार्डिंग के दौर में। ये सवाल तो अब याद करने वाला है। तनसीखे बंगाल, अनोलमेंट ऑफ बंगाल, अनोलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल की तनसीख या तकसीम बंगाल को कब खत्म किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के दौर में। एक चीज याद रखें, वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। उन्नीस 1911 में। अब लॉर्ड कर्जन ने तकसीम किया था, याद रखना है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में तकसीम बंगाल की थी। और तकसीम बंगाल खत्म किसने की थी? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। अब स्वदेशी तहरीक चली, माल का बाइकाट किया, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जो उनकी बरामदात थी वो घट गई। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे लिए मसला बन गया है। फिर जगह जगह तहरीकें चली, जलाओ घेराव हुआ, अंग्रेजों पे कातलाना हमले भी हुए। तो आखिरकार जो बमफील्ड फुलर था, जो गवर्नर मशरकी बंगाल था, उसने इस्तीफा दे दिया। आए रोज की मारधाड़ तहरीकों से, जलाओ घेराव से उसने इस्तीफा दे दिया। और 1911 में जब जॉर्ज पंजम उस वक़्त का बादशाह था इंग्लिस्तान का, याद रखना उसका नाम, वो दिल्ली आया, उसने दरबार सजाया, उनके लिए दरबार लगाया गया। तो वहीं लॉर्ड हार्डिंग ने सिफारिश की कि आप जो है तकसीम बंगाल को ख़त्म कर दें। पहली बात, लॉर्ड हार्डिंग 1911 में, इसकी जो डेट है 12 दिसंबर 1900, ये लिख लें ऊपर ही, तनसीखे बंगाल 12 दिसंबर 1911। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग और इंग्लिस्तान का जो बादशाह था जॉर्ज पंजम, यानी कि ये जॉर्ज 5वां था, 5th। ये इंग्लिस्तान का बादशाह था। और ये इंग्लैंड का बादशाह जब इंडिया के अंदर आया, दिल्ली में, दिल्ली दरबार लगाया गया, दिल्ली दरबार
दिल्ली दरबार लगाया गया तो इंग्लिस्तान के बादशाह जॉर्ज पंजम ने तनसीख बंगाल कर दी, बंगाल की जो तकसीम थी उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह जो तकसीम बंगाल का चैप्टर है ये क्लोज हुआ। इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो 3 से 4 बनते हैं जो बड़े अहम हैं और यही पेपर में आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तकसीम बंगाल कब हुई, 16 अक्टूबर 1905 में। दूसरा सवाल क्या बनेगा कि तकसीम बंगाल किस वायसराय के दौर में हुई, तो आपने कहना लॉर्ड कर्जन ने। तीसरा सवाल ये बनता है कि तकसीम बंगाल कब तनसीख हुई या अनोलमेंट हुई, तो आपने कहना है 12 दिसंबर 1911। ये ऑप्शन दिया गया होगा। तनसीख बंगाल 1911 में हुई और किस वायसराय के दौर में हुई। चौथा सवाल ये है कि ये तनसीख अनोलमेंट किसके दौर में हुई, लॉर्ड हार्डिंग की। और किसके हुक्म से हुई, जॉर्ज पंजम के। जॉर्ज पंजम जो था इंग्लिस्तान का बादशाह था, इसके हुक्म से तकसीम बंगाल को खत्म कर दिया गया। ये था आज का हमारा लेक्चर और ये अब एंड होता है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो आप कर सकते हैं।